हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8th। पहले तो चैप्टर का हेडलाइन पढ़ लेते हैं। क्या मतलब क्या होता है इस चैप्टर का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप का प्रोडक्शन करना और उसका मैनेज करना, उसको मैनेज करना ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए उन प्रोडक्ट्स को हम आराम से यूज़ कर सकें, है ना। पहले हम देखते हैं द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। हमको पता है कि लैटिन वर्ड जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज है। इट मीन्स जितने भी नाम वगैरह होता है हम उनके साइंटिफिक नेम्स के थ्रू उनका नाम रखते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर मीन्स इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एगर मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब फील्ड में कल्टीवेशन करना, कुछ ना कुछ उगाना। तो एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड पे कोई ना कोई कल्टीवेशन करना। अब फील्ड और लैंड क्या होता है? फील्ड क्या होता है? द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टीवेटेड इज नोन एज फील्ड। बहुत बड़ा एरिया वगैरह होता है फार्मर्स के, जहाँ पे जो भी प्लांट्स हो गए, जो भी क्रॉप्स हो गए, उनको हम उगाते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फील्ड के नाम से जानते हैं, राइट। कुछ अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जितने ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स विच आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब फार्मर के द्वारा जब भी हम कोई भी फार्मर क्रॉप्स उगा रहा है उसके फील्ड में, तो बहुत से एक्टिविटीज़ करेगा, बहुत सा काम करेगा उसमें कि खेत की जुताई करना, इरिगेशन करना, क्रॉप हार्वेस्टिंग करना, वो सारे एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं, राइट। अनदर टॉपिक इज agriculture implement, the tool required to carry out the activities involved in cultivation of plants are known as agriculture implements. It means जैसे हम लोग इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम अगर स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमने साथ में हमारे साथ क्या क्या लेके जाते हैं? कॉपी ले जाते हैं, पेन, पेंसिल, बॉक्स, वॉटेवर जो भी रिक्वायरमेंट होती है पढ़ने के लिए, वो सब चीज़ हम लेके जाते हैं। सिमिलरली जब भी कोई फार्मर अपने फील्ड को कल्टीवेट करता है या अपना क्रॉप्स उगाता है, तो बहुत से टूल्स वो यूज़ करता है। तो वो सारे टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उस एग्रीकल्चर को, उस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए वो सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे खुदाई करना, वाटरिंग के लिए पाइप हो गया, या फिर बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं जो कि उनको खेती करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो द टूल्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, राइट। ओके, देन कम टू द अनदर टॉपिक, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होते हैं? It means the plants of the same kind grown and cultivated at one place on a large scale. मतलब बहुत बड़े स्केल के अंदर, बहुत बड़े फील्ड के अंदर एक ही टाइप के क्रॉप्स उगाना, उस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ? एक ही टाइप्स के प्लांट्स उगाना, उस चीज़ को मैं क्या कहूँगा? क्रॉप कहूँगा। जैसे चाहे वो वीट के प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, या फिर बाजरे की हो गए, या फिर शुगर केन के हो गए, लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़े एरिया में उसको उगाने को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना, इन अ लार्ज स्केल। द प्रोडक्शन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉप्स इज कॉल्ड एज प्रोड्यूस। वो सारे जितने भी प्रोडक्ट जो हमें क्रॉप्स के से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस के नाम से जानते हैं। अब इन क्रॉप्स को उगाने के भी सीज़न होते हैं, जैसे हमारे गर्मियों का सीज़न होता है, सर्दियों का होता है, इसलिए इन क्रॉप्स के भी एक सीज़न होते हैं, है ना। तो इन सीज़न के बारे में भी हम लोग क्या है? देख लेते हैं। दो सीज़न होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स।
खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है, रेनी सीजन होता है खरीफ क्रॉप्स में, और इस रेनी सीजन में जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, इन सारे टाइप ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और ये सीज़न कौन से होता है, जून से लेके सितंबर तक होता है ना। सिमिलरली रबी क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर में उगाए जाते हैं, विंटर में होते हैं, जैसे वीट हो गया, पी हो गया, और भी बहुत से क्रॉप्स होते हैं। और इनका भी जो सीजन होता है वो क्या होता है आपके अक्टूबर टू मार्च। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है कि हमने यहीं पर ही पढ़ा था कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मर्स आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब फार्मर के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है उसको मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो बहुत से प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करना, सॉइंग करना, एडिंग मैन्यूअल एंड फर्टिलाइज़र, है ना, इरिगेशन करना, सिंचाई करना, प्रिपरेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग करना, जब वो पूरा पक जाता है तो उसको कैसे काटना वगैरह, फिर उसको स्टोरेज करना, फिर हम पीपल्स के पास जो भी क्रॉप्स जो फार्मर हार्वेस्ट करते हैं या फिर उगाते हैं वो सारे क्रॉप्स फिर हमारे तक पहुंच पाते। तो ये सारे एक्टिविटीज़ रहती है कि किस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रॉप्स, किस तरीके से क्रॉप्स जो है हमारे तक पहुँचता है, उस क्रॉप्स को उगाने में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं फार्मर्स, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो यू हैव टू राइट ऑल दिस 7 points, right? Okay. Another topic is एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कोई भी टूल्स, कोई भी एग्रीकल्चर्स करने के लिए कोई भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी तरह से फार्मर्स को भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्लग्स हो गया, कल्टीवेटर हो गया, होई हो गया, सीड्स ड्रिल हो गया, ये सारे टूल्स होते हैं जो कि फार्मर्स जो है ड्यूरिंग द कल्टीवेशन यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशंस। इम्प्लीमेंट्स जो भी ट्रेडिशनल वे होता था पुराने ज़माने में, जो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आई थी, तो जो फार्मर्स थे जो अपने तरीके यूज़ करते थे इरिगेशंस के लिए, सबसे पहला है मोट। मोट में क्या होता था कि फार्मर्स जो होती है डायरेक्ट वेल से, कुएं से पानी जो है निकालते थे अपने हाथों से और इरिगेट करते थे, डायरेक्ट अपने खेत में डाल देते थे, राइट। दूसरा है हमारा डेकली। डेकली में क्या होता था कि फार्मर्स जो होते थे उन्होंने क्या किया, वेल के चारों तरफ वेल जो है उसमें एक बाल्टी लगा दी और उससे हाई हैवी का एक पत्थर साइड में बांध दिया। जैसे ही वो पत्थर पानी नीचे जाता था, वो पानी लेके वो पत्थर की हैवी वेट से वो बाल्टी क्या हो गया, ऊपर आ जाता था। तो ये हो गया। दूसरा, राहत में क्या होता था कि एक व्हील टाइप होता था, व्हील में क्या हो गया, उन्होंने बाल्टी वगैरह चारों तरफ उन्होंने बकेट लगा दिए और उसके चारों तरफ क्या किया, बैल को घुमाना जो स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जब ये बाल्टी पानी में जाता तो ये बकेट फुल हो जाता, फिर पानी ऊपर आ जाता और ये पानी यूज़ कर लेते थे इरिगेशंस में। इसी तरह से चेन पुलिंग होता था, इसी तरह से मोटर पंप होता था, है ना। तो ये अलग अलग वे है इरिगेशंस के जो कि फार्मर्स जो है अपने यूज़ करते थे, है ना। अनदर टॉपिक इज़ कि प्लग शेयरिंग। प्लग शेयरिंग का मतलब हो गया जुताई करना या फिर खेत को जो टॉप लेयर्स होते हैं उस टॉप लेयर में जो मिट्टी जो होती है उस मिट्टी को बिल्कुल लूज़ कर देना, है ना। उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, है ना, जो कि बैल के पीछे बांध देते थे, हमने देखे होंगे, बैल के पीछे बांध देते थे और वो पूरे टॉप लेयर को लूज़ कर देते थे, जो मिट्टी जो कड़क हो जाती थी ऊपर वाली उसको लूज़ कर देते थे ताकि ईजिली सीड्स वगैरह हम लोग शो कर सके उसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है सीड ड्रिल्स
सीड ड्रिल में क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके ऊपर से एक फनल टाइप बनाया जाता था। इस फनल में क्या होता था, सीड्स को डालते थे, राइट। इस सीड्स को डाल दिया, ये पाइप हो गया हमारा। इस पाइप में यहाँ पे क्या होता था, होल्स होते थे। जैसे जैसे ये पाइप जो है खुदाई करता, तो इसके अंदर से सारे सीड्स क्या होते थे, इस पाइप के थ्रू उसके अंदर मिट्टी में अपने आप आ जाते थे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये अलग अलग टूल्स है जो कि फार्मर्स जो है ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर वो यूज़ करते थे, राइट। अदर टॉपिक अदर जो है सिकल में क्या होता है, सिकल में क्या होता था कि ये सब डाल दिया हमने, क्रॉप्स वगैरह हो गए, क्रॉप पक भी गया। अब उसको हार्वेस्ट करने के लिए मैनुअली वो लोग हाथों से इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे, इस टूल्स का यूज़ करते थे, और वो लोग क्या करते थे, जो क्रॉप्स होता था उनकी कटिंग किया जाता था, ठीक है ना। प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, है ना। प्रैक्टिसेस में क्या होता था कि पहले तो कोई भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए या कोई भी क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत से, मैंने बताया था आपको, प्रैक्टिसेस करते थे वो कि सारा स्टार्ट काम करते थे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स द सॉइल ऑफ फील्ड इज लूजन एंड ओवरटर्न। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लगिंग और ट्रेनिंग। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब होता है जिस सॉइल में क्रॉप्स को डालने से पहले जो टॉप लेयर होता था उसकी पूरे प्लगिंग कर देते थे। मतलब फील्ड के जो सॉइल है उसको लूज़ कर देते थे। लूज़ करने से क्या होगा कि ईजिली सीड्स आराम से अंदर दब जाएंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, प्लगिंग कहूँगा या फिर ट्रेनिंग के नाम से जान सकता हूँ, ठीक है ना। Another topic is the plugged field may have big pieces of soil called as crumbs। जो प्लग के फील्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते सॉइल के ढेले टाइप होते हैं, उनको हम क्रम्स के नाम से जानते हैं। सोइंग, अनदर टॉपिक इज सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है, बीजों की बुवाई करना, मतलब बीज वगैरह डालना। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। दिस आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। सोइंग से पहले हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्शन करते हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स की सेलेक्ट करते हैं ताकि वो कम पानी में बहुत अच्छी तरह से उग सके, उसको पानी की सिंचाई करने की ज़रूरत कम पड़े और बहुत जल्दी वो उगा जा सकते और हमें अच्छी तरीके से क्रॉप्स दे सके। तो फार्मर्स का ये काम होता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स वगैरह सेलेक्ट करें, फिर उन सीड्स को वो बो के आराम से क्रॉप्स को उगा सके। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई एट। जो फार्मर्स जो होते हैं वो प्रीफर करते हैं उन्हीं सीड्स को जो हाई एट के होते हैं, जो अच्छी क्रॉप्स हमें प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। सीड सेलेक्शंस, फॉर सेलेक्शन ऑफ सीड्स आर पुट इनटू द बकेट ऑफ वाटर। मतलब सीड्स जो होते हैं कि बीज जो होती है वो सही है या नहीं है, कितनी ख़राब है, कौन सी सीड्स अच्छी है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन सीड्स को वाटर वाले, मतलब वाटर के जो बकेट होता है, उस बकेट फुल ऑफ वाटर होता है, उसमें वो सीड्स को क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं। डाल दिया, डालने के बाद क्या हुआ, द सीड्स विच फ्लोटेड ऑन वाटर आर रिजेक्टेड। अब सारे सीड्स जैसे मैंने डाल दिया इस पानी वाले बकेट में, उनमें से कुछ सीड्स जो होते हैं वो अगर फ्लोट कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं ऊपर, तो उनको वो क्या कर देते हैं, वो समझते हैं ये सीड्स क्या है, ख़राब है, और उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, उनको वो अपने फील्ड में रोप नहीं करते हैं। The seeds which remain submerged in water are selected for sowing। और जो सीड जो होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, उन सीड्स को वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उन सेलेक्टेड सीड्स को ही वो क्या करते हैं, अपने
शोइंग करते हैं, अपनी फील्ड में रोप करते हैं, शो करते हैं, है ना। अदर टॉपिक्स में आ जाते हैं हम लोग। सीड्स आर सोन आइडर बाय हैंड बोन ब्रॉडकास्टिंग और बाय सीड ड्रिल। जो सीड्स होते हैं उनको शो करना है, मतलब कि बुताई करना, लैंड में डालना, या तो वो हैंड ब्रॉडकास्टिंग स्प्रेडिंग करते, जैसे हम लोग जो है कबूतरों को जैसे दाना डालते हैं, या फिर हम बिल्कुल लैंड में बिल्कुल आराम से फेंकते हैं, है ना। तो या तो वो हैंड ब्रॉडकास्टिंग होता है, या फिर वो सीड ड्रिल के हेल्प से वो डालते हैं। सीड ड्रिल हमने यहाँ पे पढ़ा था, सीड ड्रिल के हेल्प से वो शो करते हैं, ठीक है ना। अब सीड तो डाल दिया फार्मर्स ने, है ना, पानी रेगुलर भी डाल रहे हैं, मगर उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है। जैसे हम उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे आज के जो यंगस्टर्स है वो फास्ट फूड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, है ना। तो उन फास्ट फूड्स में वो न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं जो कि उनकी बॉडी का मेंटेन कर सके, उनकी बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं, उनकी बॉडी का ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली क्रॉप्स को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सके और हमें अच्छी क्रॉप्स हमें अच्छी क्रॉप्स मिल सके। तो क्रॉप प्रोडक्शन एडिंग मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर, है ना। तो व्हेन क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम फील्ड द सॉइल बिकम पुअर इन सर्टन न्यूट्रिशंस उन क्रॉप्स को नहीं मिल पाता है, तो हम लोग ऊपर से खाद वगैरह उनको डालते हैं ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सके, है ना। कंटिन्यूशन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन द सॉइल। अब क्या फार्मर्स क्या होते हैं कि एक ही फील्ड में कंटिन्यूसली क्रॉप्स की ग्रो कर दें, तो क्रॉप्स की ग्रो कर रहे हैं, तो उस फील्ड में वो सारे जितने जैसे जैसे क्रॉप्स उगा रहे हैं वो कंटिन्यूसली, तो वो सारे न्यूट्रिशंस वो क्रॉप्स लेके आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, है ना। जिसकी वजह से डिफिशियंसी होने लग जाती है, किसकी, न्यूट्रिशंस की। कहाँ पे, लैंड में, है ना। सो द मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर आर एडेड इनटू द फील्ड। तब इस वजह से क्रॉप्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके तो हम लोग एक्स्ट्रा एडिंग करते हैं मैन्युअल की और फर्टिलाइजर की फील्ड में, ठीक है ना। फर्टिलाइजर आर केमिकल यूज टू ऐड मिनरल्स लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स टू द सॉइल। अब मैनुअल और मैनुअल और फर्टिलाइजर में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकली यूज होते हैं, मिनरल्स होते हैं टू ऐड मिनरल्स लाइक जैसे पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, ये सारे सॉइल्स में हम लोग। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैन्युअल। अब मैन्युअल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्युअल, कंपोज, ग्रीन मैन्युअल्स, है ना। फार्मर मैन्युअल्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंक, यूरिन, रिमेंटेंट ऑफ स्ट्रॉ, ऑल दिस आर मिक्सड एंड अलाउड टू ड्राई। इन सारे कैटल डंक्स हो गए, यूरिन्स हो गए, इन सबको मिक्स करते हैं और सूखने के लिए सूरज के नीचे डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, ये मैन्योर बन जाता है। कंपोस्ट क्या होता है, कंपोज इज अ मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम अ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कंपोजिंग। तो डेड एंड डीके प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके वेस्टेज को, एनिमल वेस्ट हो गया, डेड प्लांट्स हो गया, इन सब को क्या करते हैं, इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, ताकि क्या होता है, वो खाद बन जाता है, कंपोज बन जाता है। ग्रीन मैन्युअल क्या होता है, ग्रीन मैन्युअल कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लग्ड अलॉन्ग विथ अ सॉइल, जनरली लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूज। ग्रीन मैन्युअल्स वो ग्रीन प्लांट्स जो कि प्लग्ड along with the soil, generally leguminous plants are used. leguminous plant जैसे पी प्लांट्स हो गया, है ना, उनके साथ में हम लोग ये सारे चीज़ यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंट बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर,
है ना। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है कि इजी मेड यूजिंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, है ना। एनिमल और प्लांट वेस्ट के हेल्प से मैं ईजिली मैन्योर बना सकता हूँ। फर्टिलाइज़र में क्या है, मेड इन फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं ताकि क्या है वेल डिफाइंड वे में, अच्छी तरीके से फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। नो हार्मफुल इफेक्ट एज अ फुल्ली नेचुरल, इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये पूरा नेचुरली होता है ना। फर्टिलाइज़र में क्या है कि साइड इफ़ेक्ट एज इट इज़ अ केमिकल्स, साइड इफ़ेक्ट होता है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र किससे बना होता है, केमिकल्स के हेल्प से बने रहते हैं, इस वजह से ये हार्मफुल होता है हमारे क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना। प्रोवाइड्स मेनली ऑर्गेनिक मैटर्स, प्रोवाइड्स मेनली न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये ऑर्गेनिक मैटर्स और भी साथ में ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और फर्टिलाइज़र सिर्फ क्या देता है, हमें न्यूट्रिएंट्स ही देता है सिर्फ। गुड फॉर द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी और नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म्स। जो मैनुअल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि सॉइल को फर्टाइल रखता है, मगर केमिकल्स क्या होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं आता है और वो हमारे सॉइल को क्या करता है, हार्म करता है ना। नॉट इफेक्ट एज फर्टिलाइज़र, वेरी इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग फास्ट रिजल्ट, क्योंकि हमने केमिकल्स की हेल्प से कोई चीज़ बना रहे, कोई चीज़ उगा रहे, तो वो बहुत ही जल्दी हमें मिल जाता है ना। जैसे हमने देखा होगा कि हम आम वगैरह लेके आते हैं, तो जिसमें क्या होता है, हम लोग एक आम को जल्दी पकाने के लिए हम उसके अंदर केमिकल की छोटे छोटे पैकेट्स डाल देते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो फास्ट रिजल्ट के लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी के लिए हम लोग मैनुअल का यूज़ करते हैं। जो मैनुअल होता है वो बहुत ही चीप होता है, आसानी, बहुत ही कम दाम में हमें मिल जाता है, और जो फर्टिलाइज़र होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, राइट। जो हमने पढ़े थे ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशंस के, वो उसमें क्या होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था और बहुत ही लेबर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, है ना। तो वो उसमें क्या होता था कि फार्मर्स को बहुत ही मेहनत करना पड़ता था, बहुत ही ट्रेडिशनल वे था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था उनको क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए। तो धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे इन फील्ड के ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ, टूल्स के ऊपर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हुआ कि और किस तरीके से मैं नए टूल्स लेके आऊँ ताकि फार्मर्स को आसानी हो क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए। तो कुछ मॉडर्न तरीके होते थे इरिगेशन मेथड, इन मॉडर्न मेथड जिसको हम बोलते हैं। पहला है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता था कि इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइंस एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या होता था कि कुछ इस तरीके से एक मेन पाइपलाइन होती थी और इन पाइपलाइन के एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर एक अलग अलग पाइप्स लगा दिया जाता था, और इसका जो टॉप पार्ट होता था जिसको वो क्या होता था, रोटेट होता था, है ना। तो इससे क्या होता था कि कम टाइम में वो बहुत दूर तक पहुंच जाते थे पानी, और फार्मर्स को इससे आसानी होने लग गई, है ना। तो व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन pipes under pressures with the help of the pump, it sprinkles from the rotating nozzles। तो जो रोटेटिंग नोजल्स होते थे उससे क्या होता था, वो स्प्रिंक्ड होता था और बहुत दूर तक पानी आराम से पहुंच जाता था। तो इससे क्या हो गया, कम टाइम में बहुत जल्दी पानी हो गया, डाल दिया, इरिगेट कर दिया, है ना। फार्मर्स ने बहुत कम टाइम में इरिगेट कर दिया। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता था, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम। अब मुझे पानी को कम वेस्ट करना है ना, जितना पानी चाहिए उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए पड़े, तो इसमें क्या हो गया, एक मेन पाइप होता था, उस पाइप के जहाँ जहाँ पे क्रॉप्स के रूट होते थे वहाँ उस पाइप को क्या कर दिया जाता था, छेद कर दिया जाता था। और जब इस पाइप के थ्रू पानी जब आते थे
तो उस ड्रॉप्स के थ्रू पानी उस रूट्स में ईजिली पहुंच जाते थे। इससे क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि पानी जो है हमें वेस्ट नहीं करना पड़ा। जितनी रिक्वायरमेंट पड़ी हमने उतनी रिक्वायरमेंट पानी ले लिया, और जहाँ पे हमें पानी की रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पानी हमने डाल दिया, राइट। अदर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, जब हम फार्मर्स क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं तो उन क्रॉप्स के साथ में अनवांटेड क्रॉप्स, प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं। इससे क्या हो गया कि क्रॉप्स को हमने न्यूट्रिशंस वगैरह चाहिए होता है उगने के लिए, तो ये वीड्स होती है ये बहुत ही जल्दी उन न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी रखती है। तो सारे जो न्यूट्रिशंस हुआ ये सारे अनवांटेड प्लांट्स को मिल गया, तो हमारे क्रॉप्स तो उग ही नहीं पाएगा, है ना, उनको नहीं मिल पाएगा। तो उन वीड्स को हम लोग हैंड पिकिंग हार्ट से भी फार्मर्स क्या होते हैं निकाल लेते हैं, ताकि क्या होगा हमारे क्रॉप्स को आसानी से न्यूट्रिशंस मिल पाए, भरपूर सारे न्यूट्रिशंस उनको मिल पाए। द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। सीड्स ऑफ दिस वीड्स स्प्रेड थ्रू एयर, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। दे शेयर वाटर, मैन्यूअल, सनलाइट एक्सेट्रा फ्रॉम आर मेन क्रॉप्स, जिससे हमारा क्रॉप्स को पर्टिकुलर मिल नहीं पाता। टॉपिक इज हार्वेस्टिंग। अब क्रॉप्स उगा लिया, क्रॉप्स पक चुके हैं, है ना, तो उसको फील्ड से निकाल के लाना, इसको हमारे तक, हम सिविलियंस तक, हम पीपल्स तक लेके आना, इसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। व्हेन क्रॉप्स गेट मैच्योर्ड दे आर कट बाय द हेल्प ऑफ सिकल। सिकल क्या होता था, हमने पढ़ा था कि ऐसे सी टाइप में होती है, और इससे हम क्या होता है ईजिली हम लोग क्रॉप्स को काट देते हैं। तो दे आर कट बाय द हेल्प ऑफ सिकल और बाय हार्वेस्टर्स। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। पहले के टाइम में तो बहुत टाइम लगता था हार्वेस्टिंग करने में, अब तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, बहुत से मशीन वगैरह आ गए, तो हम लोग ईजिली हार्वेस्ट कर देते हैं, है ना। द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द काफ बाय winnowing by help of wind और by the threshing और threshers। जो ग्रेन होता था, जो हमारे पार्ट है, उसको क्या होता था, उसके साथ में अलग अलग अनवांटेड चीज़ें होती, तो उसको हम लोग ईजिली थ्रेशर्स के हेल्प से, या फिर हम लोग क्या करते थे, उसको आराम से ग्रेन को उन थ्रेशर से हटा देते थे, है ना, थ्रेशर के हेल्प से हटा देते थे। बिग फार्मर्स आर कंबाइन अ मशीन फॉर बोथ हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे वो बहुत ही मशीन वगैरह, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, टेक्नोलॉजीज जैसे आई, इनकी मशीन वगैरह आ गई, तो जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, ईजिली तरीके से मशीन लेके आ जाते थे, और जिससे उनको लेबर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और कम टाइम में बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े एकर्स की जो फील्ड्स होते, क्रॉप्स फील्ड्स होते थे, उनको आराम से वो हार्वेस्ट कर लेते थे। हार्वेस्ट करने के बाद में उनको स्टोरेज करना है। स्टोरेज के लिए हमने क्या देखा कि जो ग्रेन्स आर ड्राइड अप इन ओपन एंड स्टोर इन गनी बैग्स एंड आर प्लेस्ड इन वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल्स एंड गोडाउन। बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते थे सीमेंटेड, उन गोडाउन के ऊपर हम क्या करते हैं, इन जो ग्रेन्स होता था उनको हम लोग स्टोरेज करते थे, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती थी उन रिक्वायरमेंट के थ्रू यहाँ से चले जाते थे। फार्मर्स कीप ड्राई रेन्स इन जूट बैग्स और इन मेटेलिक बीन्स और इन मड बीन्स। जो फार्मर्स होते थे, जो ग्रेन्स होते थे, उनको जूट बैग्स वगैरह में, या फिर बहुत बड़े बड़े मेटेलिक बीन्स होते थे, उनके अंदर स्टोर करके रखते थे। लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन silos and granules. Specially chemicals are also used to control pests and microorganisms. उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पेस्ट वगैरह ना हो, तो हम स्पेशल केमिकल्स वगैरह उसके अंदर डाल दें। जैसे हमारे घरों में जब गेहूँ वगैरह आते थे, तो वो गेहूँ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कीड़े वगैरह ना लग जाए, उसमें हम क्या करते थे, एक फर्टिलाइज़र, एक केमिकल, एक टैबलेट जैसा होता था, हम उसको बांध के उसके अंदर
रख देते ताकि हमारे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट से हम उसको हमारे ग्रेन को कंट्रोल कर सकें, है ना। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, अब एनिमल्स भी हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं, जैसे क्रॉप्स हो गए, जैसे क्रॉप्स हमें खाने पीने की दाल हो गया, सब्जी हो गई, ये सब जैसे, उसी तरह से एनिमल भी हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध से बहुत सी चीज़ें बनती है ना, मीट वगैरह हो गया। तो उनको पालना, उनको अच्छी तरह से रखना, उनको एक अच्छी जगह पे रखना और उनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशंस वगैरह देते रहना, इस चीज़ को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। द प्लेस वेयर एनिमल आर reared or provided with proper food, settle or care when done on large scale is called as animal husbandry। इसको बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल में किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा सारा पूरा चैप्टर्स कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।